नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी 3 तलाक की। जी हां, एक बार फिर से यह मुद्दा जो है गरमा गया है और इसके पीछे का रीजन जो है वो प्रधानमंत्री के आज का वक्तव्य है। प्रधानमंत्री ने आज फिर से 3 तलाक के मुद्दे को हवा दी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज को ही आगे आना होगा, प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा और इसका जो हल है वो उन्हें ही खोजना होगा। तो कहीं कहीं जिस तरीके से पूरे देश भर में 3 तलाक को लेकर चर्चा गर्म है और कई तरीके की बयानबाजी इसको लेकर भी हो रही है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस पर अपनी बात रख रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक तौर पर भी इसके ऊपर बयानबाजी हो रही है। तो पूरी तरीके से अगर यूं कहें कि राजनीतिक मुद्दा हो गया है, राजनीतिक रंग और सियासी रंग इस पर चढ़ चुका है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो 3 तलाक का मुद्दा जो है देश भर में छाया हुआ है और प्रधानमंत्री की एक बार फिर से इस मसले को उठाने के बाद से एक बार फिर से सियासी जो बयानबाजी है वो इस पर तेज हो गई है और इस मुद्दे को एक बार फिर से चर्चा में लाकर प्रधानमंत्री ने ला खड़ा किया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया है कि उन्हें अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा और उन्हें ही इस पूरे मसले को लेकर हल ढूंढना होगा। तो किस तरीके से इस मामले को लेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आखिर कितना इस मुद्दे को लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयानबाजी की है और आजम खान क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम पहले सुनते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। भारत की मिट्टी की ताकत है कि 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है जो अकारण बेवजह और मनमाने तरीके से जब चाहा तलाक देती है। यहां तक कि तलाक का कोई आधार नहीं, कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे, तो स्वाभाविक रूप से इसे ना आप अच्छा कहेंगे न कोई दूसरा अच्छा कहेगा। कुछ और भी समस्याएं हैं मुस्लिम महिलाओं की, उनके बारे में भी पीएम थोड़ा सा बयान दें। गौरक्षक जिन घरों को बर्बाद कर रहे हैं, उनमें जो माएं अपनी औलादें खो रही हैं, जो बीवियां अपने शौहर खो रही हैं, उन मां बहनों से भी तो कोई हमदर्दी करें। गुजरात में जिन खानदानों को फना कर दिया, आज भी वो बर्बाद खानदान की का प्याला लिए कर रहे हैं। कुछ उन बहन बेटियों के बारे में भी सोचें जिनके सिंदूर उजड़े, जिनके घर बर्बाद हुए, जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं, जिनकी शादियां ही नहीं हो रही हैं, तो तलाक कहां से होगी। कुछ उन मुसलमान बेटियों के बारे में भी सोचें, या बस गैर मुस्लिम बच्चियों को बुर्का उड़ाकर टेलीविजन पर लाकर मुसलमान और इस्लाम को गाली दिलवाना, ये कहां का चरित्र है। तो आजम खान साहब को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और फिर एक बार वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना इस पूरे मसले को लेकर ये है कि उन बेटियों का भी ध्यान रखना जरूरी है, मुस्लिम समुदाय की उन बेटियों को जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है, गरीब परिवार से ये हैं, तो तलाक कैसे होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आजम खान की तरफ से बयानबाजी हम कह सकते हैं उन्होंने कही है, लेकिन कहीं न कहीं इन सारी चीजों को आप ढकने की कोशिश जरूर करें, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं से जुड़ा यह मुद्दा है, सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर आकर हम राजनीति या और कुछ बात कहने लगते हैं।
हमारे साथ A.K. जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। मौलाना सरफराज अहमद साहब राजस्थान उलेमा फोरम से जुड़ रहे हैं। मोहम्मद इकबाल साहब जमात इस्लामी हिंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सबसे पहले मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा, और सवाल बहुत मौजू है और लगातार इस पर चर्चाएं होती रह रही हैं, डिबेट होती रह रही हैं, और मुस्लिम महिलाओं की जो वाकई जो परेशानियां हैं, जो उन्हें शोषण उनका हो रहा है और जो वो अपने समाज में रह के मजबूर हो रही है इन सब चीजों को झेलने के लिए, इन सबको सहने के लिए, कहीं न कहीं ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इस पर गंभीर चर्चा होना बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को इस ओर आना चाहिए और उनको इसका जो समाधान है, हल है, वो खोजना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही है, हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए जी कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जी। और जो देश का प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, उसको राजधर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात प्रजा प्रजा में किसी किस्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जी। 50s में हिंदू कोड बिल जब लाया गया था, इसी उद्देश्य से लाया गया था कि हिंदू महिलाओं को, हिंदू बच्चों को या हिंदू परिवारजनों को एक कोडिफाइड लॉ देकर उनके अधिकार सुरक्षित किए जाएं, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, तलाक का अधिकार दिया गया। पर उससे पहले हिंदू लॉ में तलाक नाम की कोई चीज नहीं थी, महिलाओं का संपत्ति में कोई अधिकार ही नहीं हुआ करता था, घर में रहने का अधिकार भी नहीं हुआ करता था। उसके बाद 2005 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, जिसको बिना किसी धर्म के आधार पर महिलाओं को घर में रहने का अधिकार दिलाया गया, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो। परंतु निश्चित रूप से जब 1950s में हिंदू कोड बिल लाया गया था, तब भी बहुत सारे लोगों ने, स्वामी करपात्री थे जिन्होंने अनशन किया था पार्लियामेंट का आगे, पंडित नेहरू का हर जगह जाके उन्होंने विरोध किया था, इलाहाबाद में जाकर चुनाव भी लड़े थे, हिंदू महासभा ने चुनाव लड़े थे। और उसके साथ साथ इवन यहां तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक बार हिंदू कोड बिल साइन करने से मना कर दिया था। परंतु उस समय भी एक बहुत बड़ा सेक्शन था कि मुंशी थे और बहुत बड़े बड़े लोग थे हिंदू समाज, जिन्होंने आगे आकर ये कहा था कि इस कानून में बदलने की जरूरत है। तब भी ये आरोप आते थे बार बार कि सब ये धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ है, हिंदुओं के साथ छेड़छाड़ है, सारी की सारी बातें हुई थी। तो जहां प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, ये भी बात सही कि सिर्फ कानून से ही सब कुछ नहीं होता, समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी आगे आना चाहिए। दुनिया के 26 इस्लामिक कंट्रीज में ट्रिपल तलाक पर बैन, पाकिस्तान में 1961 में इसको ऑफेंस बना दिया है, ट्रिपल तलाक देने को दंडनीय अपराध बना दिया गया है, वहां की दंड संहिता में इसको अपराध बना दिया गया है। परंतु अब इस मामले में बात प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कही है। अगर हम ये मान के चले कि प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, प्रधानमंत्री राजधर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बात सही कही है कि इस मामले में स्वयं उस समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए जहां से संबंधित ये बात है, और जो भी बात है वो ओपन डिस्कशंस में करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि एक प्रधानमंत्री या एक सरकार जो एक ऐसी पार्टी की है जो हिंदूवादी पार्टी कही जाती है, वो एक बिल ला रही है या वो एक बदलने का प्रयास कर रही है, उसका विरोध किया जाए, ये उचित नहीं है। क्योंकि सरकार हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के संविधान से चलने वाली है, देश की सरकार है, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, किसी एक जाति का, तबके का या धर्म का प्रधानमंत्री नहीं है। जहां तक धर्म स्वातंत्र में अधिकार या माइनॉरिटीज के इंटरफेरेंस की बात होती है, तो एक बात बताऊं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि एक बार बार बात ये कही जाती है कि साहब शरीयत एक्ट 1930 के आसपास का जो उसके तहत के अधिकार सुरक्षित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रभाव में आने से पहले का बना हुआ है, ये संविधान के विपरीत है, तो डॉक्ट्राइन इक्लिप्स उसको कहलाती है कि वो जब तक उस लेवल तक जहां तक वो संविधान से विपरीत है, प्रभावहीन होगा। जहां तक जो माइनॉरिटीज राइट्स को रिजर्व करने की बात है, उसमें भी गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के तहत वो प्रावधान बना सके। और माइनॉरिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरीके से डिफाइन किया गया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, और रिलीजियस माइनॉरिटीज को कुछ स्पेशल फ्रिक्वेंस दी गई है। तो इसलिए ये बात सही है कि इस बात मामले को
राजनीति या उससे छोड़कर थोड़ा प्रगतिशील तरीके से सोचना चाहिए। और बात महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। हिंदू महिलाओं के अधिकार काफी हद तक मिल गए हैं। निश्चित रूप से जो हिंदू कोड बिल आया उससे पहले मुस्लिम महिलाओं के अधिकार ज्यादा व्यापक थे हिंदू महिलाओं के मुकाबले। हिंदू महिलाओं को तो किसी किस्म के अधिकार ही नहीं थे, परंतु हिंदू कोड बिल के बाद स्थिति बदली है, तो अब मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात आगे बढ़ती, तो सब लोगों को उसमें डिस्कशंस करके जो भी कमी बेशी हो दूर करके और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मौलाना सरफराज अहमद साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे भी समझें। सरफराज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा और डिबेट तो काफी दिनों से चल रही है और कहीं न कहीं हम देखें इस पूरे मसले को तो महिलाओं के साथ जिस तरीके से शोषण और उनके बाद उनकी जिंदगी बदतर होती जाती है, कहीं न कहीं ये भी एक सोचने का विषय है। और जिस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि वो किसी एक दल या किसी जाति विशेष का प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री, उनकी नीयत इस पूरे मसले पर साफ नजर आती है और वो चाहते हैं कि जो अधिकार हिंदू महिलाओं को मिले हुए वही अधिकार जैसे हैं वैसे ही उनके अधिकार, उनका सशक्तिकरण मुस्लिम महिलाओं का भी हो। तो बेटर यह है कि समाज के ही प्रबुद्ध लोग आगे आएं और इसका हल निकालें। ये एक अच्छी पहल प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा सकती है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर? बहुत अच्छी बात कही आपने जो कहा कि हिंदू महिलाओं को तो पहले कोई अधिकार ही नहीं थे, मुस्लिम महिलाओं को बहुत व्यापक अधिकार थे। आज भी पोजीशन यही है, सिर्फ हमारे देखने का एंगल जो है वो सही नहीं, वरना मुस्लिम महिलाओं को आज भी उतने ही अधिकार है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत में वृंदावन में जितनी विधवाएं जो त्याग दी गई हैं, सिर्फ उनकी तादाद देख ली जाए और पूरे देश में मुस्लिम मुतल्लका महिलाओं को देख लिया जाए तो मैं समझता हूं बराबर सा होगा। तो इतने सारी जो है औरतों को, इतनी सारी जो है विधवाओं को छोड़ करके विशेष रूप से सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी मोहब्बत का जो है उबल जाना, वो थोड़ा शक पैदा करता है। और इसी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज जो है एक तरह से एक संकेत दे रही है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी नीयतें ज्यादा अच्छी नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी की बात को इस एतबार से अच्छा समझते हैं कि उन्होंने एक अच्छी बात कही है, लेकिन उसके पीछे जो नीयत है उसमें हमें आज भी डाउट है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत ने इतनी ज्यादा जो है इख्तियारात दिए हैं, इतने जो है अधिकार दिए हैं। उनको विरासत में हक है, उन्हें तलाक का हक है। तफवीज तलाक एक चीज होती है कि निकाह के वक्त जब निकाह किया जाता है तो पहले उसकी मर्जी मालूम की जाती है, वो यस कह दे तभी निकाह होता है। अगर उसने यस नहीं कहा तो उसका निकाह नहीं होगा। उसके बाद भी अगर उसने कंडीशनल किया है कि भाई मियां और बीवी में नहीं बन पा रही है, इसलिए मुझे तलाक का अधिकार दिया जाए, तफवीज तलाक उसको कहते हैं। अगर वो उसने ले लिया तो उसको तलाक का अधिकार भी रहेगा। उसको ख्यारे बुलूग भी मिलता है कि अगर उसकी नाबालिग में जो है बाल विवाह कर दिया गया तो वो जब बालिग होती है, वो जब वयस्क होती है तो उसको इस बात का भी अधिकार है कि वो चाहे तो उस निकाह को जो है खत्म कर सकती है। और इसके अलावा विरासत में उसको हक है, उसके बाप, उसका भाई, उसके जो है और जो रिश्तेदार हैं, हर एक से उसको विरासत मिलती है और वो कभी भी असहाय नहीं रहती। जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं हिंदुस्तान में, भारत में, उनके साथ ऐसा मामला नहीं है। तो हमें यहाँ ये शक पैदा होता है, ये कोई सियासी मामला नहीं, खालिस एक मजहबी मामला है, ये टोटली रिलीजियस मामला है। और हमारा तो ये विश्वास है एक मोमिन होने के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते, कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले उस एक ईश्वर ने दुनिया में रहने के जो कानून दिए हैं वो मुकम्मल हैं, वो पर्याप्त हैं। ना तो उनमें किसी तरह की कोई कमी की जा सकती और ना उनमें किसी तरह जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर 3 तलाक को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान जो कि हमारा ही हिस्सा कहा जा सकता है, हमारा ही हिस्सा रहा था एक समय में, वहां पर और हमारे हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा अंतर नहीं कहे जा सकते। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि अभी एकेजन साहब ने बताया कि 1961 में ही उसे अपराध की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और 3 तलाक यानी कि 3 तलाक अगर इस तरीके की बात होती तो उसे आपराधिक वस्तु के तौर पर देखा जाता है।